अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय जो है वो एक साइंटिस्ट था। उसने कुछ हाइपोथेसिस दी थी, तो उसके बारे में हम इस यहाँ पे आज बात करेंगे, इसलिए इसको डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉय ने ये हाइपोथेसिस जो है इस वो कब दी थी? 1924। ठीक है, तो 1924 में जब ये अपनी थीसिस पे काम कर रहा था, पीएचडी की थीसिस पे, तो उस टाइम पे उसने ये बात की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डी ब्रॉय एक साइंटिस्ट था जो जिसने कुछ हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, 1924 में, तो इसलिए इसको डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोलते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने ये पढ़ा था, इस कोर्स के स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था कि लाइट जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेवियर करती है, जो हमने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद हो, तो उसमें आपको मैंने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप लाइट को एक पार्टिकल मान लें। ठीक है, फिर हमने दूसरा प्रूफ भी इसका देखा था कॉम्पटन इफेक्ट में। ठीक है, तो अभी तक हमने कोर्स में क्या पढ़ा था कि लाइट जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेवियर करती है। ठीक है, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, अच्छा, बाद में हमने एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ठीक है, वो क्या था कि लाइट जो है ये वेव की तरह बिहेवियर भी करती है। ठीक है, जो हमने किस जगह से प्रूफ किया था? वो हमने प्रूफ किया था इंटरफेरेंस से। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के फिनोमेना से हमें ये पता चला कि लाइट वेव की तरह बिहेवियर करती है। ठीक है, हमें पहले क्या पता चला कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेवियर करती है, जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से पता चल गया। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि लाइट वेव की तरह भी बिहेवियर करता है, जो हमने इंटरफेरेंस फिनोमेना से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये बात पता चली कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, ड्यूल नेचर का मतलब क्या है कि लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है, लाइट कभी वेव की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। मतलब ये है कि लाइट के पास डबल नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर होते हैं लाइट के। लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है, जो हमने इससे प्रूव किया था, और लाइट कभी कभार वेव की तरह भी बिहेवियर कर देता है, जो हमने इंटरफेरेंस से प्रूव कर लिया था। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। लाइट के पास डबल नेचर होता है, ये कभी पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है और ये कभी वेव की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, तो डी ब्रॉय ने क्या कहा था? डी ब्रॉय ने 1924 में क्या कहा था कि अगर लाइट जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है और लाइट वेव की तरह बिहेवियर करता है, तो क्या होना चाहिए कि मैटर अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, तो इस मैटर को क्या करना चाहिए? मैटर को भी वेव की तरह बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, तो डी ब्राई की हाइपोथेसिस क्या थी 1924 में? उसने ये कहा था कि अगर लाइट पार्टिकल और वेव की तरह बिहेवियर करता है, तो मैटर भी पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, तो मैटर को भी वेव की तरह बिहेवियर करना चाहिए, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डी ब्राई का हाइपोथेसिस। ठीक है, जो इसने 1954 में दी थी। ठीक है, तो डी ब्रॉय ने क्या कहा था? डी ब्रॉय ने ये कहा था कि लाइट अगर पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो क्या होना चाहिए? मैटर को भी पार्टिकल भी होना चाहिए और वेव भी होना चाहिए। कभी कभार मैटर को पार्टिकल की तरह बिहेवियर करना चाहिए, और कभी पार्टिकल को मैटर को वेव की तरह बिहेवियर चाहिए करना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वेव की तरह भी बिहेवियर करते हैं। ठीक है, उसने कहा था कि जब कोई बॉडी मूव करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है, मूव या ट्रेवल करती है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कोई भी बॉडी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्कर है, ठीक है, आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है, जो कुछ भी है, मैटर में क्या आ जाते हैं? मैटर में सब कुछ आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, मार्कर वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ, ये व्हाइट बोर्ड सब कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, मैटर में। तो उसने क्या कहा था कि ये मार्कर या बोर्ड या हम भी वेव की तरह बिहेवियर करते हैं जब हम ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हमारे पास भी एक वेव होती है। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि जब हम ट्रेवल करते हैं या जब कोई चीज़ ट्रेवल करती है, मूव करती है, तो वो वेव की तरह भी बिहेवियर करता है। ठीक है, तो उसने ये बात प्रूव भी की थी कि वो वेव की तरह बिहेवियर भी करता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है,
वो हमें क्यों नज़र नहीं आता? अब हम यहाँ पे उसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? हम वेव की तरह बिहेवियर करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन उसका हमें पता क्यों नहीं चलता? वो इसलिए हमें पता नहीं चलता, तो बाद में हम उस चीज़ को प्रूव करेंगे कि वो हमें क्यों पता चलना नहीं चलता, उसको हम क्यों नेग्लिजिबल करते हैं, उसको हम क्यों इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि डी ब्रॉय ने 1924 में क्या कहा था कि मैटर जो पार्टिकल है, तो मैटर को वेव की तरह भी बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है? उसने ये कहा कि हर एक मैटर जो है, वो वेव की तरह भी बिहेवियर कर सकता है, ठीक है? अगर कोई बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है? तो वो वेव की तरह होगी, ठीक है? अगर कोई पार्टिकल कोलिजन कर रही है किसी बॉडी के साथ, कोलाइड हो रही है, तो उसको पार्टिकल की तरह बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है? तो उसने क्या कहा था कि अगर लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है? तो लाइट एक पार्टिकल है, उसको हमने किस चीज़ में प्रूव किया था? कोलिजन में, ठीक है? फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हमने किस चीज़ की बात की थी? इसमें हमने कोलिजन की बात की थी, ठीक है? तो उसने ये कहा था कि लाइट अगर पार्टिकल है, ठीक है? तो पार्टिकल जब मूव करते हैं, ठीक है? जब पार्टिकल कोलाइड होते हैं, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं जब लाइट कोलाइड होती है, ठीक है? उसको हम पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो ट्रैवल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेव बोलते हैं, ठीक है? तो उसने क्या कहा कि मैटर को भी पार्टिकल की तरह बिहेवियर करना चाहिए और मैटर को वेव की तरह भी बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है? तो उसने क्या कहा कि जब मैटर जो है वो मूव करती है, कोई भी बॉडी आप ले लें, कोई भी पार्टिकल ले लें, अगर वो मूव करती है, ट्रैवल करती है, तो वो वेव की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है? तो उसने ये कहा, ठीक हो गया? तो अगर हम लाइट की ड्यूलिटी की बात बात करें, ठीक है? लाइट की ड्यूल नेचर की बात करें हम, तो आपको पता होगा कि जब लाइट वेव की तरह बिहेवियर करता है, तो हमारे पास उसकी एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू hf, ठीक है? जब लाइट वेव की तरह बिहेवियर करता है, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम लाइट की ड्यूल नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो डी ब्राई की हाइपोथेसिस के बारे में तो हमने बात कर ली कि डी ब्राई की हाइपोथेसिस क्या थी कि उसने ये कहा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है और वो वेव की तरह भी बिहेवियर करता है, ठीक है? जब वो ट्रैवल करता है कोई मैटर तो वो वेव की तरह होता है, ठीक है? लेकिन जब वो किसी बॉडी के साथ कोलाइड होता है तो वो किस तरह की बिहेवियर करता है? वो पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है? तो आपने फिर क्या मैंने आपको क्या कहा फिर कि लाइट के ड्यूल नेचर की हम अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम लाइट को वेव लेते हैं कि अगर लाइट एक वेव है, तो उसकी एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू hf, ठीक है? फिर अगर लाइट जो है ये एक पार्टिकल है, ठीक है? तो उसकी एनर्जी क्या होती है? E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है? तो आपको मैंने क्या कहा कि अगर लाइट एक वेव है तो उसकी एनर्जी होगी E इज़ इक्वल टू hf, अगर लाइट एक पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है? तो ये भी E है, ये भी E है, दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा hf इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें इस hf की जगह, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? आपको मैंने क्या कहा था कि f की जगह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्ब्डा, ठीक है? तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस एनर्जी को, इसको हम ये भी लिख सकते हैं hc डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं hc डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है? फिर यहाँ पे आप देख लिया अगर मैं बोथ साइड से c से डिवाइड कर लूँ, ये भी c से डिवाइड कर लूँ, ये भी c से डिवाइड कर लूँ, तो एक c इसके साथ कैंसल हो जाएगा ये, ठीक है? और ये c इसके साथ कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा h बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ से इस वेवलेंथ को फाइंड कर लूँ, ये वेवलेंथ, तो यहाँ पे लैम्डा क्या आएगा? ये लैम्डा इस साइड पे चला जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी, ठीक है? तो हमारे पास लैम्डा क्या आया है? लैम्डा आया है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि हम जब लाइट की बात करते हैं तो कि लाइट क्या होता है? हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट को हम किस चीज़ से रिप्रेज़ेंट करते हैं? सी से, ठीक है? तो आपको पता होगा कि मोमेंटम के बारे में आपको पता होगा कि अच्छा, तो आपको पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में पता होगा कि पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है? जब वो मूव करता है तो उसके साथ मोमेंटम क्या होता है? P इज़ इक्वल टू mv, ये आपको पता होगा लीनियर मोमेंटम के बारे में कि P इज़ इक्वल टू mv होता है, ठीक है? यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लाइट का मोमेंटम क्या होगा? mc, ठीक है? अगर पार्टिकल का मोमेंटम है P इज़ इक्वल टू mv, तो अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? mc, क्योंकि हम यहाँ पे v क्या है? स्पीड है।
तो लाइट पे हम किस चीज़ की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम सी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लें, जब पार्टिकल मूव करते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होता है, एम वी। तो यहाँ पे आप देख लें, हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट का मोमेंटम क्या होगा, एम सी, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से हमारे पास ये इक्वेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये पी क्या है, ये मोमेंटम ऑफ लाइट है, ठीक है। लेमडा क्या है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। और एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अच्छा, इस इक्वेशन से हमें एक बात पता चली है, यहाँ पे आप देख लें, लेमडा वेवलेंथ, वेवलेंथ किस चीज़ के पास होता है, वेव के साथ होता है, ठीक है। पी मोमेंटम, मोमेंटम किस चीज़ के पास होता है, पार्टिकल के पास होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चला है कि इसमें वेव का भी टर्म आ रहा है, इसमें पार्टिकल का भी टर्म आ रहा है, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, इससे हमें क्या पता चला है कि लाइट के साथ ड्यूल बिहेवियर होता है, लाइट के साथ ड्यूल नेचर होता है, ठीक है। वो वेव की तरह बिहेवियर करता है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करता है, वो हमें इस इक्वेशन से भी पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, लेमडा वेवलेंथ, वेवलेंथ किसके पास होता है, वेव के साथ, ठीक है। वेवलेंथ किस चीज़ के पास होता है, जब हम कहते हैं कि इसका ये वेवलेंथ है तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, हम वेव की बात करते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ वेव के साथ होता है, मोमेंटम किसके पास होता है, पार्टिकल के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस इक्वेशन में, एक ही इक्वेशन में वेव और पार्टिकल दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइट के साथ ड्यूल नेचर होता है, वो कभी पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है और कभी वो वेव की तरह भी बिहेवियर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लें, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ फोटॉन है, जो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम, मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया यहाँ पे, तो अगर हम इसको, इस चीज़ की बात कर लें डी ब्राई के टर्म में, ठीक है, कि लेमडा, डी ब्राई ने भी यही कहा था, ठीक है, कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी अगर मेरे पास है, ठीक है। डी ब्राई ने क्या कहा था कि ड्यूल, लाइट के ड्यूल नेचर से हमें यह पता चलता है कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। तो फिर उसने क्या कहा कि अगर हम इस इक्वेशन को देख लें, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। और लेट सपोज, उसने ये कहा कि लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, कि लेट सपोज मेरे पास एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, ठीक है। ठीक है, तो डी ब्राय ने क्या कहा था, डी ब्राय ने तो नहीं कहा था, लेकिन उसने जिस तरह, इस तरह का एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि अगर, उसने कहा कि अगर मुझे, अगर आप ड्यूल नेचर ऑफ लाइट को देख लें तो उससे हमारे पास एक इक्वेशन आता है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। ये ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से आता है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर मैं इस इक्वेशन को देख लूँ तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल देंगे, ठीक है, कि लेट सपोज मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास 0.5 kg है, ठीक है। और वो बॉल ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड, उसके जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो क्या है, 13.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक बॉल है जिसका मास ये है, ठीक है, और वो ट्रेवल कर रहा है इस स्पीड के साथ, ठीक है। तो उसने कहा अगर हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर लें, जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से आया था, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, एच डिवाइडेड बाई पी, यहाँ पे क्या है, एम वी, क्योंकि हम मास और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट की बात नहीं हो रही, पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो पार्टिकल में हम क्या लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो इस चीज़ जगह हम एम वी लिख लेंगे, क्योंकि ये पी क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी, ठीक है, इज इक्वल टू एच की जगह अगर हम इसकी वैल्यू लिख लें तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, ठीक है। मास यहाँ पे क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 13.3, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि 1.5 ज़रबी 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 एम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसका आंसर हमारे पास क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 एम, ठीक है।
तो लेमडा किसके फॉर्म में होता है, ये आर्मस्ट्रांग के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻10 के साथ, ठीक है। ये आर्मस्ट्रांग होता है, एक आर्मस्ट्रांग इसके इक्वल होता है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1.5 10⁻−34 + 10, ठीक है। तो इससे अगर आप 10 को माइनस कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -24 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या आएगा, इस बॉल का जो ट्रेवल कर रहा था इस स्पीड के साथ, इसका जो वेवलेंथ आया है वो क्या है, 1.5 10⁻24। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये वेवलेंथ क्या है, ये वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो इस वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते एटॉमिक स्केल से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एटॉमिक स्केल से फाइंड नहीं कर सकते इतने वेवलेंथ को, क्योंकि ये वेवलेंथ बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसने कहा कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, बॉल यहाँ पे क्या है, बॉल एक पार्टिकल है, ठीक है, जिस तरह हम एक मैटर है, ठीक है। तो इस तरह बॉल भी एक मैटर है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर बॉल एक मैटर है, ठीक है, एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है स्पीड के साथ, तो वो वेव की तरह बिहेवियर करता है अगर वो ट्रेवल करता है, लेकिन वो हमें क्यों नज़र नहीं आता, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ इतना स्मॉल होता है कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते एटॉमिक स्केल से, इसलिए हम उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास वेव नेचर भी होता है, ठीक है। उसने क्या कहा कि जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर मूव करता है तो उसके साथ वेव नेचर भी होता है, लेकिन उस वेव नेचर को हम क्यों नहीं देख सकते, उसको हम इग्नोर क्यों कर लेते हैं, उसको हम इग्नोर इसलिए कर लेते हैं कि उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, उस वेवलेंथ को हम एटॉमिक स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि हम इतने स्मॉल वेवलेंथ को इग्नोर कर लेते हैं, नेग्लिजिबल कर लेते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि किसी पार्टिकल के साथ वेव भी होती है, ठीक है, जब वो ट्रेवल करता है। ठीक हो गया, तो ये बात हो गई, ठीक है। तो अब बात ये थी कि डी ब्रॉय के इस बात को हम प्रूव किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि ये तो हमारे पास जो बॉल की बात हमने की थी, ठीक है। तो बॉल क्या है, बॉल के पास मास तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप एक बॉल को ले लें तो बॉल का मास जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर मैं इस तरह के पार्टिकल्स को ले लूँ जिनका मास बहुत कम होता है, ठीक है। उसने क्या कहा कि बॉल तो चलो इसके पास मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसका वेवलेंथ नज़र नहीं आता, इसको हम इग्नोर कर लेते, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, उसको हम एटॉमिक स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो बॉल के पास जब वेव होती है, जब वो ट्रेवल करता है तो वो वेव हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं एक स्मॉल पार्टिकल को ले लूँ, क्वांटम पार्टिकल्स को ले लूँ, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटॉन, ठीक है। तो उसने कहा अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ले लूँ, मतलब ये है कि अगर मैं बहुत छोटे पार्टिकल्स को ले लूँ जो जिनकी मास बहुत स्मॉल हो, ठीक है, जिनका मास बहुत ज़्यादा कम हो, अगर मैं उन पार्टिकल्स को ले लूँ और उन पार्टिकल्स पे मैं इस इक्वेशन को अप्लाई कर लूँ, तो फिर क्या होगा, उसका वेवलेंथ क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ले लेते हैं, लेट सपोज हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अगर हम बॉल की बात करते हैं तो बॉल जो है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर वो बॉल मूव कर रहा है तो वो उस बॉल के साथ वेव तो होगी, लेकिन वो वेव, उसका जो वेवलेंथ है वो उस वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत इतनी कम है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते एटॉमिक स्केल से, ठीक है। तो इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन उस पार्टिकल के साथ वेव होता है, लेकिन उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि चलो बॉल जो है उसके पास तो मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर हम इस तरह के पार्टिकल्स की बात कर लें जिनका मास बहुत कम होता है, कि लेट सपोज हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, ठीक है। तो उसने कहा अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स की बात कर रहे हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी मास बहुत कम है, तो उस पे अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल देंगे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स पे इस इक्वेशन को अप्लाई कर लें तो हमारे पास इसका वेवलेंथ जो है वो किस तरह से आएगा, ठीक है। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ले लें, इलेक्ट्रॉन्स को ले लें या फोटॉन्स को ले लें जिनका मास बहुत कम होता है, और उस पे हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर लें तो हम देखेंगे कि उसका वेवलेंथ क्या आता है, फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि उसके पास वेव बिहेवियर होता है कि नहीं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, फोटॉन्स भी क्या है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ले लें जिनका मास बहुत कम होता है और उस पर इस इक्वेशन को अप्लाई कर लें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद स्पीड 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस पे अगर हम इस वेवलेंथ वाले इक्वेशन को अप्लाई कर लें, ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, अगर हम उसके वेवलेंथ को फाइंड कर लें तो उसका वेवलेंथ क्या आएगा, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू h/p, h/p की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mv, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटम है, mv हो गया, ठीक है। इसके साथ जो स्पीड होगा वो क्या होगा, v के फॉर्म में होगा, c के फॉर्म में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो हम तो लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे कि p इज इक्वल टू mv, ठीक हो गया। अच्छा, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, वो है 6.6 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे मास की बात हो रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 10⁻⁷, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसका वेवलेंथ फाइंड करते हैं, तो इसका जो वेवलेंथ है वो आएगा 7.2 × 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को आप खुद सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट आंसर के साथ काम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें लेमडा इज इक्वल टू एच की जगह मैंने ये पुट कर दिया, एम की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड वी की जगह इलेक्ट्रॉन की स्पीड पुट कर दी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो आर्मस्ट्रांग के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें आर्मस्ट्रांग के फॉर्म में तो क्या आएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, ठीक है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, ठीक है, इनटू आर्मस्ट्रांग। तो हमारे पास वेवलेंथ क्या आएगा, वेवलेंथ होगा लेमडा इज इक्वल टू 7.2 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो हमारे पास वेवलेंथ क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू 7.2 आर्मस्ट्रांग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले लेमडा इज इक्वल टू 7.2 आर्मस्ट्रांग, यहाँ पे आप देख ले ये वेवलेंथ जो है ये बहुत स्मॉल नहीं है, ठीक है। इस वेवलेंथ को हम एटॉमिक स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, ठीक है। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ले लें जिनका मास बहुत कम होता है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। तो उसको हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 7.2 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो 7.2 आर्मस्ट्रांग इसको हम मेजर कर सकते हैं एटॉमिक स्केल से आसानी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है ये वेव की तरह भी बिहेवियर करती है जब ये ट्रेवल करता है, ठीक है। लेकिन जो जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, जिन पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका वेव उनके पास भी वेव होती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मास का पार्टिकल मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो उसके पास भी वेव होती है, लेकिन उसको हम इग्नोर कर लेते हैं, नेग्लिजिबल कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है, उस वेव का वेवलेंथ जब वो पार्टिकल मूव करता है और उसके साथ जो वेव होती है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ वहाँ पे हम एक नेग्लिजिबल कर लेते हैं, लेकिन उसके पास वेव होती है, ठीक है। जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास वेव होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लें जिनका मास बहुत कम होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लें, तो उनका वेवलेंथ जब वो ट्रेवल करता है उसकी स्पीड 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड होती है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है वो इस फॉर्म में आता है, ठीक है, 7.2 आर्मस्ट्रांग। तो ये आप देख लीजिए एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम मेजर कर सकते हैं एटॉमिक स्केल से। तो इससे हमें क्या पता चला है कि पार्टिकल जो है, मेटल्स जो है, हम ये क्या बोल सकते हैं, इससे इससे हमें ये बोल सकते हैं कि मेटल्स जो है ये पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करते हैं
जब ये कोलाइड होते हैं किसी पार्टिकल के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे हमें क्या पता चला है इस एग्जांपल से हमें ये पता चला है कि मैटर जो है ये पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करता है और ये वेव की तरह भी बिहेवियर करता है। ठीक है, जब मैटर किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड होता है, ठीक है, जब मैटर किसी दूसरे मैटर के साथ कोलाइड होता है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है, लेकिन जब मैटर मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो वो वेव की तरह बिहेवियर करता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन से पता चल गया क्योंकि उसका वेवलेंथ ये आया था। ठीक है, तो हमें क्या बात पता चली है, हमें डे ब्रॉय के हाइपोथेसिस से ये बात पता चली है कि मैटर जो है ये पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करता है और ये वेव की तरह भी बिहेवियर करता है, और इसको हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अच्छा, तो हमारे पास वेवलेंथ क्या आया था, जो डी ब्रॉय का वेवलेंथ था। ठीक है, क्योंकि डी ब्रॉय ने भी इसी के बारे में बात की थी, इसलिए इसको हम डी ब्रॉय वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या था, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, क्योंकि उसने सब कुछ इसी इक्वेशन से प्रूफ किया था। ठीक है, डी ब्रॉय ने अपना जो सब कुछ था, जो उसका एक्सपेरिमेंट था, जो उसके हाइपोथेसिस थे, वो उसने इससे प्रूफ किए थे। अभी हम आपको मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, वो हमने किस चीज़ से प्रूफ किए थे, इससे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डी ब्रॉय वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये है डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस डी ब्रॉय वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी, अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहूँ, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे पास क्या होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है मास m, ठीक है, जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में, तो उसके साथ कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब ये पार्टिकल मूव करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। ठीक है, अच्छा, फिर आपको ये भी पता होगा कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, अगर उसका मास m है और उसकी भी वेलोसिटी है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है, तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी तो होती है। ठीक है, लेकिन उसके पास एक दूसरा टर्म भी होता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है, मोमेंटम भी होता है, और वो मोमेंटम के हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे इसका मास क्या है m, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है v, तो वो मोमेंटम हम क्या लिखते हैं, p इज इक्वल टू mv। ठीक है, अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू फाइंड कर लूँ यहाँ से इस इक्वेशन से, तो v यहाँ से क्या आएगा, v इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख ली v को फाइंड कर लें तो v इज इक्वल टू p बाई m। ठीक है, तो यहाँ से आप देख ली v इज इक्वल टू p बाई m हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इस v को जो हमने v इज इक्वल टू p डिवाइड बाई m पुट कर फाइंड कर लिया, इसको आप इस v की जगह पुट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, इस v की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू p डिवाइड बाई m, जो मैंने यहाँ से निकाला है। ठीक है, p इज इक्वल टू एम वी, तो अगर मैं v को निकाल लूँ तो v इज इक्वल टू p बाई m। ठीक है, इस v इज इक्वल टू p बाई m को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह ये पुट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक m के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, क्योंकि ये एक m के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हाफ p स्क्वायर डिवाइड बाय m, तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाय m, तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो क्या है, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं यहाँ से मोमेंटम को फाइंड करना चाहूँ पी स्क्वायर को, ठीक है, तो मैं यहाँ से पी स्क्वायर को किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से इस इक्वेशन से, तो यहाँ से पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड पे लेके आए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ से आप देख लें, इससे मैंने पी स्क्वायर यहाँ से फाइंड किया, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2m यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पी स्क्वायर इसके इक्वल हो गया, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है, पी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोथ साइड से स्क्वायर रूट कर लूँ तो p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो P क्या आएगा, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका अंडर रूट लिया, इसका भी अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। फिर इस P को उठा के, P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी को उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है। मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैं इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास डी ब्रॉय की वेवलेंथ है, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं इस इक्वेशन को किस तरह लिखूंगा, डी ब्रॉय वेवलेंथ को। तो इसके लिए मैंने सपोज किया कि लेट सपोज मेरे पास पार्टिकल है मास m, जो भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, इसके, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो इसके साथ मोमेंटम भी होता है, तो इसका मास m है, इसके साथ वेलोसिटी भी है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू mv। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ cv को फाइंड कर लिया, तो v इज इक्वल टू p बाई m हो जाएगा, ठीक है। फिर इस v इज इक्वल टू p बाई m को उठा के मैंने इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। फिर आपको मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस p स्क्वायर को यहाँ से फाइंड कर लूँ तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर अगर मैं बोथ साइड से अंडर रूट लूँ, ठीक है, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास p की आया है, p आया है 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ठीक है। ये p की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने इस डी ब्रॉय वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इस डी ब्रॉय वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इस डी ब्रॉय वेवलेंथ को मैंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें p इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे ये p है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये p की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई इस p की जगह जो आपको नजर आ रहा है, इस p की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास डी ब्रॉय वेवलेंथ है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें मैंने क्या कहा था कि इस डी ब्रॉय वेवलेंथ को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी है। फिर हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, तो इस पी की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। अगर हम डी ब्रॉय वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। आपको पता होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और वो ट्रेवल भी करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि जब कोई भी पार्टिकल ट्रेवल करता है, कोई भी मैटर ट्रेवल करता है, तो उसके पास क्या होती है, वेव, ठीक है। तो अगर हम डी ब्रॉय वेवलेंथ को गैस मॉलिक्यूल्स के लिखना चाहें, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, उनका मास बहुत कम होता है और वो ट्रेवल भी करते हैं, मूव भी करते हैं, ठीक है। तो उनके पास भी कुछ वेव होगा, ठीक है, तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी डी ब्रॉय के लिहाज से, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास एक गैस का कंटेनर है ये, ठीक है। तो इस गैस के कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको पता होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर के अंदर होते हैं तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये अपनी जगह पे रेस्ट में नहीं होते, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, ट्रेवल करते हैं। तो जब कोई मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं और उनका मास बहुत कम होता है, तो हमने क्या प्रूफ किया था कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है और उनका मास बहुत कम होता है तो उनके पास क्या होती है, उनके पास वेव भी होती है, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स के पास, इन मॉलिक्यूल्स के पास, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास भी कुछ वेव होनी चाहिए, ठीक है। तो उन वेव का वेवलेंथ क्या होगा वो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन वेव का जब ये मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे, तो डी ब्रॉय के मुताबिक जब कोई भी पार्टिकल मूव करती है, ट्रेवल करती है, तो उनके पास वेव होती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब ट्रेवल करते हैं तो उनके पास वेव होगी, तो उन वेव का वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि जब
कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ क्या होती है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद हो, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है। जब हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है तो उस गैस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है वो आपको पता होगा, F/2kT, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं, तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उनके पास कुछ एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये हमने किया था कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये F/2kT के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे F आपको पता होगा कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T यहाँ पे टेम्परेचर है और 2 तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो F यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो आपको मैंने मोनोटॉमिक डायमेटॉमिक इसके लिए कहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मोनो एटॉमिक की बात कर लें, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस अगर आपको याद हो तो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F जो है वो क्या होता है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मोनो एटॉमिक गैस की बात करेंगे तो इस F की जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ, 3 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगी, अगर मैं F की जगह 3 पुट कर लेता हूँ, 3/2kT, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या ही है, 3/2kT, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे पहले जो मैंने इक्वेशन प्रूफ किया था वो क्या था कि जब डी ब्रॉय वेवलेंथ को हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखा था वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये इक्वेशन हमने अभी प्रूफ किया था कि डी ब्रॉय वेवलेंथ को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के अगर हम इसको वेवलेंथ को लिखना चाहें, डी ब्रॉय वेवलेंथ को अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स के लिए लिखना चाहें तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये होती है मोनोटॉमिक की, ठीक है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम इस जगह पे पुट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो इस काइनेटिक एनर्जी जगह हम ये पुट कर लेंगे, ठीक है। तो H/√2m काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3/2kT, ठीक है। यहाँ पे ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, H/√2 के साथ कैंसिल तो ये हो जाएगा 3m/K/T, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स का डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स का वेवलेंथ होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं कंटेनर के अंदर, ठीक है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो उनके पास कुछ वेव होगा, उस वेव का वेवलेंथ क्या होगा, H/√3m/K/T, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/√3m/K/T, ये उसका वेवलेंथ होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं। तो ये हर एक ईच मॉलिक्यूल का वेवलेंथ होगा, वो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू H/√3m/K/T, ठीक है। आपको मैं फिर से बताता हूँ कि हमने क्या करना है, डी ब्रॉय वेवलेंथ को गैस मॉलिक्यूल्स के लिए लिखना है, ठीक है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ को हम गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्यों लिख रहे हैं, पहले तो ये बात ये है, ठीक है। तो डी ब्रॉय के मुताबिक जब कोई भी पार्टिकल ट्रेवल करती है तो उसके पास एक वेव होती है, ठीक है, डी ब्रॉय के मुताबिक, डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो आपको पता होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो तो रेस्ट में नहीं होते, वो भी ट्रेवल करते हैं, ठीक है, वो भी मूव करते हैं। तो उसके मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल्स के पास भी कुछ वेव होना चाहिए, उसके पास भी वेव नेचर होना चाहिए, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल हैं, ठीक है। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं तो उनके पास एक वेव होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि उस वेव का वेवलेंथ क्या होगा डी ब्रॉय के लिहाज से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि ये होती है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि मोनोटॉमिक गैस की अगर हम बात कर लें तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो F की जगह मैंने 3 पुट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 फिर आपको मैंने क्या कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू 10, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर मैं इसको पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा 2 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास जो वेवलेंथ आएगा जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं कंटेनर के अंदर, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की वेव का जो वेवलेंथ होगा वो इतना होगा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू H/√3m/K/T।